साथियों नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत से चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। वर्ण किसी भी भाषा की ताकत होती है, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है, या यूँ कहें उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, वह वर्ण होती है। अंग्रेजी में से कहें तो ये ए है, बी है, ये उसके वर्ण हैं। हिंदी में कहेंगे तो अ है, आ है, क है, च है, ट है, ये सब वर्ण हैं। तो अगर हमें भाषा का पूर्ण विश्लेषण करना हो, उसकी एक एक बारीकी से रूबरू होना हो, तो हमें वर्ण विचार से रूबरू होना जरूरी है। साथियों, पिछले दिनों मैंने 4 वीडियो अपलोड किए थे, उसमें सकार और रकार पर बात हुई थी। तो कुछ जो दर्शक थे, श्रोता थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आप हमें भाषा की शुरुआती समझ से वीडियो प्रदर्शित करें, ताकि हम एक भाषा की ठीक ठीक और सम्यक समझ बना सकें। इसी प्रयास में मैंने आज इस वर्ण पर बात करने का सोचा है। वर्ण, जैसा कि शब्द से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्ण का मतलब होता है रंग, या वर्ण का यूँ कह सकते हैं, वर्ण का मतलब जैसे श्याम वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण। और वर्ण का अर्थ एक आकार भी होता है। तो जब कोई भी ध्वनि, सूक्ष्मतम ध्वनि जब आकार ग्रहण करती है, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला च। अब च हमारे कानों ने सुना, मस्तिष्क में ने उसको ग्रहण किया, परंतु जब तक हम उसे लिखेंगे नहीं, उसके लिए लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने उसका कोई आकार नहीं बनेगा। जब आकार बनेगा, जब ऐसा आकार बनेगा, तो उसे हम कहेंगे वर्ण। ये देखिए, ये आकार बना, तो इसे हम कहेंगे, ये क्या है? स्वर्ण है। ऐसे ही स्वर्ण है, ऐसे ही अवर्ण है। कोई भी, जितने भी हमारे हिंदी में वर्ण प्रयुक्त होते हैं, सभी जब हम लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाएंगे। अब कई बार छात्रों से पूछ लिया जाता है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, क्योंकि जो मिले जुले शब्द होते हैं उन्हीं में अंतर करना कठिन होता है। जैसे गाय और भैंस का अंतर करना बहुत सरल कार्य है, परंतु अगर गाय की नस्ल की बात की जाए तो उसमें अंतर करना थोड़ा कठिन होता है। तो वही बात यहाँ अक्षर और वर्ण में है। कई बार विद्वानों की चर्चा में पूछ लिया जाता है कि हम वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे, क्या ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई भिन्नता है। तो हम किसी चीज को अगर समझते हैं, तो जैसे किसी नट को खोलने के लिए कई प्रकार के हमारे पास वो पाने होते हैं, 17 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। वैसे ही किसी शब्द को समझना हो, किसी संप्रत्यय को समझना हो, किसी एक विचार को समझना हो, तो उसके लिए हमें अलग अलग पाने इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जब शब्द को समझना हो, तो अगर हम उसको विश्लेषित कर सकते हैं, उसकी परंपरा देख सकते हैं, उसको हम व्युत्पन्न देख सकते हैं, तो कई प्रकार के तौर तरीके हैं जिससे हम शब्द की पूर्ण व्याख्या कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, 2 शब्द हुए, एक अक्षर और एक वर्ण। मित्रों, ये दोनों शब्द
एक ही अक्षर, एक ही आकृति के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, परंतु फर्क क्या है वो हम इसका विश्लेषण करके समझते हैं। और धन क्ष र, क्षर का मतलब होता है जो नष्ट होता है, जिसका क्षरण हो जाता है, उसे कहते हैं क्षर। और इसके आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब जो कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, यूं कह सकते हैं जिसके कभी टुकड़े नहीं होते, या जिसको हम कभी विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम कभी विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अक्षर। जिसका क्षरण नहीं हो, जिसमें टूटन नहीं हो, जिसमें टुकड़े नहीं हो, उसे कहेंगे हम अक्षर। तो वह ध्वनि जो हमारे मुखावयव से एक साथ उच्चारित हो जाती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसमें हम उसका 2 विभाजन नहीं कर सकते, 3 विभाजन नहीं कर सकते, उसको हम अक्षर कहते हैं। जैसे मैंने बोला क, अब मुझे क बोलने के लिए अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको क बोल नहीं सकता। अब मुझे इसके लिए क बोलना है तो मुझे यहाँ अ का अध्यार करना पड़ेगा, अ को ग्रहण करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं अ ग्रहण करता हूं तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा क। तो अब जो ये क है, यह एक अक्षर है। बात को पुनः सुन लीजिए कि जो ध्वनि एक साथ उच्चारित की जाती है, जिसमें उसके टुकड़े संभव नहीं हो, उसे हम अक्षर कहते हैं, जिसका क्षरण नहीं हो। अब जैसे अब हमने लिखा अ, अब अ के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, तो अ एक अक्षर है। तो उसी प्रकार एक साथ जिसका उच्चारण हो सकता है, वो सारी ध्वनियां अक्षर कहलाती है। अब ये क बोला तो क के साथ आ बोलना पड़ेगा, तो ये पूरा जो बोला जाएगा ये पूरा हुआ अक्षर। अब हम अक्षर इसको कहेंगे तो क्या इसको वर्ण नहीं कहेंगे? यहां गौर करने की बात यह है कि हम जब वर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसकी आकृति को प्रदर्शित कर रहे होते हैं या आकृति को सूचित कर रहे होते हैं। जैसे हमें कहेंगे वर्णमाला, तो इसका मतलब हम अ से लेकर के जो श्रय तक जो हमारी वर्णमाला है, जितने सारे वर्ण आएंगे उसको हम वर्णमाला कहेंगे, जिसका लिखित रूप होता है। अब क्या उसको हम अक्षर नहीं कहेंगे, ये प्रश्न भी होता है। तो साथियों, अक्षर जो है वो है एक तरह से ध्वनिगत रूप, और जो वर्ण है वो है इसका लिपिगत रूप। अब दोनों में भेद है भी और दोनों में भेद नहीं भी है। अब भेद कैसे है आप देखेंगे कि अगर हम वर्ण की बात करेंगे, यहां पूछेंगे यहां वर्ण कितने हैं, तो श्रोता या उत्तरकर्ता ये बोलेगा कि इसमें 2 वर्ण है, एक क वर्ण है और एक अ वर्ण है। परंतु जैसे ही उसे पूछेंगे इसमें अक्षर कितने हैं, तो उसमें अक्षर केवल एक है, ये क है, क्योंकि अक्षर का विभाजन नहीं किया जा सकता। परंतु व्यवहार में हम वर्ण को अक्षर और अक्षर को वर्ण बोलते हैं। जैसे हम पूछ लेते हैं कि ये शब्द लिखा हुआ है कमल, तो इसमें कितने अक्षर हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा कि इसमें 3 अक्षर है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो हमें यही बोलना पड़ेगा कि कमल में क म ल ये 3 वर्ण हैं। तो
हम इसको समाहार इस प्रकार कर सकते हैं कि जो अक्षर है वह एक ध्वनिगत प्रक्रिया है और जो वर्ण है वो लिपिगत प्रक्रिया है। अक्षर का विभाजन नहीं किया जा सकता, जो एक साथ बोला जाता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते वो अक्षर है, और जो लिखा जाता है वो वर्ण है। परंतु व्यवहार में, यह हम भाषा की मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं, परंतु व्यवहार में हम वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं और अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं। परंतु जब हम सैद्धांतिक बात आएगी, जब वैज्ञानिक बात आएगी, तब हम अक्षर उसे कहेंगे जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। या इसकी परिभाषा यूं भी कह सकते हैं कि जैसे हमने बोला क, ये बोला तो अक्षर है, और जैसे मैंने यहां लिखा क तो ये वर्ण बन गया। तो किसी ध्वनि का उच्चरित रूप अक्षर है, क्योंकि उच्चरित तभी होगा जब इसमें स्वर और व्यंजन, स्वर हो सकता है या व्यंजन होगा तो स्वर साथ होगा। तो जो हम जिसका उच्चरित रूप है वह अक्षर है, और जो लिखित रूप है वो वर्ण है। अब जैसे मैंने बोला म, म बोला, ये म क्या है, ये अक्षर है। और जैसे मैंने यहाँ म श्वेत पट पर उतारा तो अब हम इसे कहेंगे यह वर्ण है। इसीलिए अक्षरमाला नहीं कहते हम, जो लिखित में हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण की जो स्थिति है वो लिपि की स्थिति है, एक आकार प्रदान करने की स्थिति है, और वर्ण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे मान लो रोमन लिपि वाला वर्ण लिख रहा है तो वो क को ऐसे लिखेगा, और जब देवनागरी लिपि वाला क लिख रहा है तो वह क को ऐसे लिखेगा। अब मूल बात यह है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, तो हमारा साधारण सा उत्तर है कि जो ध्वनि का लिखित रूप है वह वर्ण है, और जो ध्वनि का सूक्ष्म रूप जो उच्चरित हो सकता है वह अक्षर है। और अक्षर एक लेखन की प्रक्रिया है, और नहीं सॉरी, वर्ण एक लेखन की प्रक्रिया है और अक्षर एक उच्चारण की प्रक्रिया है। परंतु व्यवहार में जब हमें कोई पूछ लिया जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं किसी शब्द में, या किसी में वर्ण पूछ लिया जाए, तो हम दोनों में उसको एक ही उत्तर होता है। प्रायः अक्षर नहीं पूछा जाता, वर्ण के बारे में ही पूछा जाता है। तो मेरे विचार से ये वर्ण और अक्षर का जो कंफ्यूजन होता है, इसमें जो भ्रम होता है, वह मैंने कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया है। फिर भी एक बार पुनः आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल विषय है, तो इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम पुनः एक उदाहरण और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा संसार। अब संसार लिखा और मैंने इसमें पूछा कि इसमें वर्ण कितने हैं। तो हम अगर हमें पूछे वर्ण का विश्लेषण करके करते हैं तो वर्ण ये बनते हैं, देखो स, ये अनुस्वार, फिर स, फिर आस्वार, फिर र, फिर ये। इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ण बनते हैं। परंतु जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो हम अक्षर कहेंगे हम 3 ही अक्षर है, क्योंकि उनका वो एक साथ बोले जाते हैं, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको अक्षर कहते हैं।
परंतु व्यवहार में सीधा पूछ लिया जाता है कि इसमें सीधे वर्ण कितने हुए मोटे मोटे, तो हम कह सकते हैं 3 हुए। परंतु जब विश्लेषण करने की बात होगी, इसका वर्ण विश्लेषण करो, तो वर्ण विश्लेषण करते समय हमें उसकी स्वर की स्थिति और व्यंजन की स्थिति अलग अलग दिखानी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्ण है और वह अक्षर है। तो ये दोनों एक जैसे होते हुए भी दोनों में भिन्नता है। तो हम जब विश्लेषण की बात करेंगे वर्ण की, तब वो थोड़े से अक्षर से भिन्न हो जाएंगे, और जब सामान्य रूप से केवल उसकी बात करेंगे तो वो अक्षर और वर्ण एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो मोटी बात यहाँ है वो यही है कि जो उच्चारणगत रूप है वह अक्षर है और जो लिपिगत रूप है वह वर्ण है। हम इसको अक्षर नहीं कह सकते, परंतु इसको वर्ण कह सकते हैं। इसको वर्ण भी कह सकते हैं और इसको अक्षर भी कह सकते हैं। इससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि मेरे कहने का आशय क्या है। भी जब हम वर्ण की बात करते हैं तो स्वर सहित है वह भी वर्ण है, और जो स्वर रहित है वह भी वर्ण है। परंतु जब अक्षर की बात करते हैं तो वही अक्षर है जिसमें या तो स्वर स्वयं है या स्वर किसी के साथ मात्रा रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे ये वर्ण है परंतु ये अक्षर नहीं है। ये वर्ण भी हो सकता है और ये अक्षर भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें अंतर भी है और व्यवहार में कई जगह अंतर नहीं भी है। तो इसलिए हमें इसकी ठीक ठीक समझ इस प्रकार बनानी है कि वह ध्वनि जो एक साथ उच्चारित हो सकती है, जिसमें किसी प्रकार का योग नहीं होता, जिसको हम तोड़ के नहीं बोल सकते, वह अक्षर है। और जो अक्षर लिखा जाता है, जिसको तोड़कर भी लिखा जा सकता है और जोड़कर भी लिखा जा सकता है, वह वर्ण है। एक बार पुनः और देख लीजिए कि यह मैंने लिखा ध। अब मैं ये ध है, यह मैं बोल रहा हूं, ये अक्षर है। जब मैंने इस ध को लिख दिया तो ये वर्ण है। अब ये भी वर्ण है और इसके 2 रूप बनते हैं, ये भी वर्ण है। तो वर्ण तो इनमें 2 हो सकते हैं, परंतु अक्षर की बात करेंगे तब इसमें इसको अक्षर एक ही कहेंगे। अब मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम अक्षर किसे कहेंगे और वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण केवल आकृति की बात है और अक्षर एक मूल की बात है, एक ध्वनि की बात है। भाषा में अक्षर मुख्य है, वर्ण सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि भाषा जो है वो मुख्यतः बोलने, सुनने और समझने की होती है। लिखित रूप उसका बाद में आता है। कई भाषाएं तो ऐसी होती है जिसका लिखित रूप में प्रचलन ही बहुत कम होता है। तो हम जब लिखित रूप की बात करते हैं तब ही वर्ण के कंसेप्ट को हम स्वीकार करते हैं। परंतु अब हम चूंकि जब हम एक एक वर्ण का विश्लेषण करते हैं, अक्षर के एक एक हिस्से का विश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को हम वर्ण विचार कहते हैं। इस कंसेप्ट को इसलिए हम वर्ण विचार कहते हैं। एक बार आप स्वयं इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और फिर अगर आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं या मेरे कहने में कुछ चूक रह रही है तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वहाँ आप उस चैनल पर जाएंगे तो इसके संबंध में कई उदाहरण मिलेंगे और पूरी आपको जानकारी मिलेगी।
तब आप इस अक्षर और वर्ण के संप्रत्यय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मैंने ये वीडियो छोटा इसीलिए बनाया है क्योंकि पहले हम अगर वर्ण और अक्षर को नहीं समझेंगे तब तक हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क में व्याकरण की इस मूल समझ को विकसित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर इसकी अच्छी और ठीक समझ बनानी है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको फॉलो करना है और लगातार आगे वाले वीडियो को भी देखना है। जैसे जैसे आगे आप चलते रहेंगे इसकी आपको सम्यक समझ बनती जाएगी। आप लगातार इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कई कमेंट्स भी मिल रहे हैं। इसके लिए सभी श्रोताओं का, दर्शकों का धन्यवाद। आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ मैं सीख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग कर रहा हूँ। आपके सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।